जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को रखा है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न में कहा गया है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंटली याद रखना, इसने पूछा क्या है, सार्थक इकाई पूछा है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है दोस्तों, वो शब्द है। अगर यहाँ दोस्तों सार्थक ना होता तो उत्तर क्या होता, अगर सीधा पूछ लेता कि भाषा की लघुतम इकाई बताइए, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो क्या है, ध्वनि। तो याद रखना, केवल अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए तो आप याद करेंगे वो क्या है, ध्वनि है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो दोस्तों क्या होगा, शब्द होगा। और ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई बताइए, तो यहाँ पर याद रखना है कि सबसे बड़ी जो सार्थक इकाई है दोस्तों भाषा की, वो क्या है दोस्तों, तो वो आपकी वाक्य है। क्या है, वाक्य है। तो यहाँ से तीन बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों, ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है और इन वर्णों से मिलकर के दोस्तों शब्द का निर्माण होता है और शब्द को भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहा जाता है। जबकि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक जो इकाई होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए, कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो किस किस क्रम में हुआ है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो दुनिया की जो सबसे पहली भाषा है दोस्तों वो क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत के बाद में जो अगली भाषा आई है दोस्तों वो क्या आई है, पाली। और पाली के बाद क्या आई है दोस्तों, प्राकृत आई है। प्राकृत के बाद में दोस्तों अपभ्रंश आई है। और अपभ्रंश के बाद में क्या आई है दोस्तों, अवहट। और अवहट के बाद में आई है दोस्तों आपकी प्राचीन हिंदी, उसके बाद में आधुनिक हिंदी। तो हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों वो इसी क्रम में हुआ है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली बनी, पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट, उसके बाद में हिंदी। तो दोस्तों ये वाला जो क्रम होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सही होगा। जबकि हम बाकी ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें शुरू में संस्कृत है, तो संस्कृत के बाद में दोस्तों पाली आनी चाहिए, यहाँ रखा प्राकृत, तो ये नहीं हो सकती। इसमें देखें शुरू में अपभ्रंश रखा है, तो सर अपभ्रंश तो बहुत बाद में आई है, तो ये भी नहीं हो सकती। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर पाली, तो सर सबसे पहले संस्कृत आई, तो इसलिए सर ये भी नहीं हो सकती। इसलिए सर पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वेदों की भाषा कौन सी, तो दोस्तों संस्कृत है। देवताओं की भाषा किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है दोस्तों, संस्कृत को कहा जाता है। बौद्धों की भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों पाली थी। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था दोस्तों, पाली भाषा में दिया था। उसके बाद में जो जैन धर्म की भाषा है दोस्तों वो क्या है, प्राकृत है। उसके बाद में दोस्तों अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश के बाद में क्या आती है, अवहट, और अवहट के बाद में क्या आती है, हिंदी आती है। यहाँ पर आप याद कर लेना कि जो अपभ्रंश भाषा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश भाषा को कहते हैं। और ये बात याद करिएगा कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो ये दोनों बात याद कर लीजिएगा कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं और हिंदी की जननी किसे कहते हैं दोस्तों, तो अपभ्रंश भाषा को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास में है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी है बताइए सर। तो आपको याद करना है दोस्तों, जो मूर्धन्य से बोली जाती है वो है आपकी टैट है, डैड है। टैट है और डैड है, ये मूर्धन्य ध्वनि है दोस्तों। जबकि बात करते हैं चै छह जैज है, तो दोस्तों ये तालू से बोली जाती है, किससे, तालू से। जब आप चै छह जह को बोलेंगे तो सर आपकी जो जीभ है वो तालू पे लगेगी। बोल के देखिए सर, चै छह जैज है तो तालू पे लगेगी। जब आप टैट है डै बोलेंगे तो पूरे मूर्धन्य से जोर लगेगा, तो यहाँ पर ये होगा मूर्धन्य। बात करते हैं दोस्तों आप पैफ है बैब है, जब इसको बोलेंगे ना सर पैफ है बैब है, तो होठ लगेंगे सर, इनको कहा जाता है दोस्तों आपका ओष्ठ। क्या बोला जाता है, ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तैथ है दैद है, तो जब इसको बोलेंगे ना सर, तो इसमें जो जीभ है आपके दांतों पे लगेगी, तैथ है दैद है, तो इसलिए इनको दंत वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दंत वर्ण कहा जाता है। तो इनका जो उच्चारण है दोस्तों वो दंत है, इनका उच्चारण ओष्ठ है, इनका उच्चारण क्या है दोस्तों, मूर्धन्य है, और इनका उच्चारण क्या है दोस्तों आपका तालु है। क्या है दोस्तों, तालु। अब हम यहाँ पर आपको कुछ काम की बात बताते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते इसको कैसे याद करते हैं। तो याद रखेंगे कि जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श। तो स्पर्श व्यंजनों को दोस्तों 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग आता है दोस्तों आपका कै वर्ग। क्या आता है, कै वर्ग। दूसरा आता है दोस्तों आपका चै वर्ग, और तीसरा आता है आपका टै वर्ग। कौन सा वर्ग दोस्तों, टै। फिर आएगा तै वर्ग, और उसके बाद में आएगा आपका पै वर्ग। तो ये कुल मिलाकर के 5 वर्ग हैं दोस्तों। इन 5 वर्गों में
स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद करेंगे कि किस वर्ग का कौन सा अक्षर किस ध्वनि में रखा गया है। तो याद करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है इसकी एक कि के और टी और दोस्तों एम और दोस्तों आपका दा और उसके बाद में ओ। तो यहां से एक शब्द याद कर लेना, के टी एम दा ओ। तो के टी एम दाओ से आप याद कर सकते हैं कि पूरे के पूरे कैवर्ग जो होता है, कैवर्ग जिसमें कैवर्ग का मतलब होता है कैख है गैग है, तो पूरे का पूरा जो कैवर्ग है दोस्तों वो आएगा के फोर कंठ में। किसमें आएगा? के फोर कंठ में। और जो पूरा चै वर्ग है, चै छह जैज है, तो दोस्तों ये आएगा टी फोर तालु में। और बात करते हैं टैठड है तो एम फोर मूर्धा। इसी प्रकार से तै वर्ग आएगा दोस्तों दंत में और पै वर्ग आएगा दोस्तों किसमें? ओष्ठ में आएगा। तो आप ये 5 वर्गों को याद करने के लिए आपको याद करना है के टी एम दा ओ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। अगले क्वेश्चन में है अण और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ये बताना आपको कौन सा कथन इनके बारे में बिल्कुल सही जानकारी आपको देता है। तो सबसे पहला ये तालव्य ध्वनियां हैं। तो दोस्तों ये तालव्य ध्वनियां नहीं है, क्यों? क्योंकि तालव्य ध्वनियां होती है दोस्तों आपके चै वर्ग की। कौन से वर्ग की होती है? चै वर्ग की। चै छह जैज है, ये तालव्य है। उसके बाद में बात करते हैं ये मूर्धन्य है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अब मूर्धन्य क्यों है? जब हम मूर्धन्य की बात करते हैं, मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आता है आपका टै, ठै और आपका टै आएगा, ठै आएगा, डै आएगा और आपका आएगा ढै और आपका अड़। तो टै ठै ढै ढै ये 5 अक्षर आते हैं, जिसमें अगर हम इन अक्षरों को देखें तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ देखेंगे इस वाले डमरू से ये वाला सड़क वाला अड़ बना और सर ये ढोलक से ये वाला बना। ये दोनों के दोनों इनसे ही निकले हैं। जब इनसे ही निकले हैं तो दोस्तों जब टै वर्ग की ध्वनि क्या है? मूर्धन्य है, तो इनकी भी ध्वनि क्या होगी? मूर्धन्य होगी। और दोस्तों इन दोनों का जो विकास हुआ है ना तो हिंदी से हुआ है दोस्तों ना संस्कृत से हुआ है। तो ये जो दोनों वर्ण हैं ना तो ये हिंदी में है और दोस्तों ना ये संस्कृत में है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। और उत्क्षिप्त का एक मतलब होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एकदम तेजी से नीचे की तरफ गिरती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। और इनका जो प्रयोग होता है वो सदैव मध्य में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों ये लिखा मैंने सड़क, तो बीच में आया सर। यहां पर आप देखेंगे सर ये लिखा मैंने कड़क, तो बीच में आया सर कड़क। तो सड़क कड़क, जब आप सड़क पढ़ेंगे सड़क तो तेजी से जीभ नीचे की तरफ गिरेगी, तो इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जो आप वर्ण देख रहे हैं ये दोनों के दोनों मूर्धन्य हैं, क्योंकि टै वर्ग से निकले हैं। और दोस्तों इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीभ बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरती है और इसी को उत्क्षिप्त बोला जाता है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि दूसरा वाला कथन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। तो आपको याद करना है कि ये मूर्धन्य के साथ साथ क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। ठीक है, और इनका उल्लेख ना तो संस्कृत में है और दोस्तों ना इनका उल्लेख आपके हिंदी में है, बल्कि ये मराठी भाषा से ली गई है। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपको याद कर लेना है कि भूकंप जो है दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा है। अब कैसे याद करेंगे सर जातिवाचक? तो जातिवाचक की एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, जो एक से ज्यादा होते हैं दुनिया में, जो एक से ज्यादा चीजें हैं वो सारी जातिवाचक में रखी जाती हैं। जैसे ये कलम है सर, तो कलम दुनिया में बहुत सारे हैं तो सर ये जातिवाचक है। ठीक है, पर्वत बहुत सारे तो जातिवाचक है, नदियां बहुत सारी तो जातिवाचक है, देश बहुत सारे तो जातिवाचक है, लड़के बहुत सारे तो लड़के जातिवाचक हैं, लड़की बहुत सारी तो दोस्तों लड़की जातिवाचक है। तो जो एक से ज्यादा है वो सब जातिवाचक में आते हैं। ठीक, और साथ में याद रखना जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं दोस्तों वो सब क्या आती हैं? वो जातिवाचक में आती हैं। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप, आंधी, तूफान, ये सब दोस्तों क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, बात करते हैं समूहवाचक, तो समूहवाचक वो होते हैं दोस्तों जो पूरे समूह का बोध करते हैं, जैसे कमेटी है, पंचायत है। ठीक है, इसी प्रकार से भाववाचक जो फीलिंग होती है, ईमानदारी है, अमीरी है, गरीबी है। व्यक्तिवाचक क्या होता है सर? तो व्यक्तिवाचक केवल एक होता है, जैसे राम है, मोहन है, सीता है। ठीक है, दिल्ली है, बरेली है। तो जो केवल एक होते हैं वो व्यक्तिवाचक में रखे जाते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं दोस्तों वो जातिवाचक में रखे जाते हैं। समझ में आ रहा है सर? तो याद रखेंगे भूकंप, आंधी, तूफान, तो दोस्तों ये सब किस में आएंगे? आपके जातिवाचक में ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है नेता स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी नेता का स्त्रीलिंग बताइए, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों नेता का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? नेत्री होगा। क्या होगा दोस्तों? नेत्री। याद कैसे करेंगे? जिन शब्दों के पीछे ता आता है ना सर, ता, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उन्हें त्रय में बदल देते हैं, इस तरीके से हो जाता है त्रि। जैसे आप यहां पर देखेंगे एक शब्द लिखा सर अभिनेता, तो अभिनेता का हो जाएगा दोस्तों अभिनेत्री। ऐसी कर्ता का क्या होगा दोस्तों? कत्री। क्या हो जाएगा? कत्री हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से याद करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है?
तो ध्यान से देखिए, क्या सज्जन या सुकुमार या दुर्जन या मानस। तो देखेंगे सज्जन, तो सज्जन को अगर हम देखें तो दोस्तों ये है सत जमा जन। क्या है दोस्तों? सत जमा जन। तो सच्चा है जो जन, तो इसका मतलब यहाँ विशेषता हो रही है, तो सर इसमें दो विशेषण है। यहाँ देखते हैं सु माने अच्छा, कुमार माने लड़का, तो यहाँ लड़के की विशेषता हो रही है, तो सर ये भी विशेषण है। बात करते हैं दोस्तों दुर्जन, तो हम इसको देखेंगे तो ये होगा दुर और ये हो जाएगा दोस्तों जन। तो यहाँ बुरा है जन, यानी दुर माने बुरा, जन माने इंसान, तो यहाँ भी सर विशेषण है। लेकिन दोस्तों मानस जो है ये इंसान का, मनुष्य का पर्यायवाची है, ये विशेषण नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर जो होगा ये होगा। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इन तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारे पास में देखेंगे, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया का विशेषण है। तो प्रतिदिन में यहां पर प्रश्न है सर, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो आपको याद करना है दोस्तों कालवाचक। किसका? कालवाचक। अब यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको समझना है कि जो क्रिया विशेषण होता है, तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है ये बात समझिएगा। तो क्रिया विशेषण दोस्तों 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। ठीक, अब ये हाँ याद रखेंगे रीतिवाचक क्या है। जैसे धीरे धीरे चलता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, तो सर रीतिवाचक है। परिमाणवाचक का मतलब होता है जहां क्वांटिटी बताई जाती है, जैसे वो 2 किलोमीटर चला है ना, वो 3 किलो खाता है, 2 रोटी खाता है, जहां क्वांटिटी बता रहे हैं सर वहां परिमाणवाचक है। स्थानवाचक का मतलब है दिल्ली गया, मुंबई गया, यहाँ गया, वहां गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो सर वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन जहां आप समय का बोध करते हैं, मैं रोजाना खाना खाता हूं, मैं प्रतिदिन टहलता हूं, मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूं, मैं सुबह जाता हूं, मैं शाम जाता हूं, मैं 2 से लेकर के 4 बजे तक जिम करता हूं, तो ये जो सारा मैं समय का बोध कर रहा हूं ना सर, ये सब समय का बोध किस में आता है दोस्तों? कालवाचक में आता है। किस में आता है? कालवाचक में। ठीक है, तो ये कालवाचक विशेषण होगा दोस्तों आपका प्रतिदिन। क्या होगा? कालवाचक विशेषण। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया अर्थक वाक्य बताइए। यानी आपको बताना है अकर्मक क्रिया बतानी, अकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है। तो सबसे पहले आपको यहां समझना पड़ेगा कि सकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक में क्या डिफरेंस है। तो सर इसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी वाक्य लिखा हो तो उसमें आप कर्ता को ढूंढिए। किसको ढूंढिए? कर्ता को। और उसके बाद में आप लास्ट में ढूंढिए किसको? क्रिया को। किसको ढूंढिए? क्रिया को। ठीक है, तो जहां आपका कर्ता और क्रिया दोनों मिल जाएं, अगर वाक्य में कर्ता भी और क्रिया भी है, दोनों मिल गए, तो उसके बीच में आप क्या लगाइए? क्या। आपको सवाल पूछना है क्या से। किससे पूछना है? क्या से। अगर आप कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मिलेगा, तो सर याद रखना वहां जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? सकर्मक। और जहां क्या से जवाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो हमें इस सवाल में अकर्मक क्रिया बतानी है, तो पहले हमें सकर्मक ढूंढनी पड़ेगी सर। तो देखो कैसे ढूंढेंगे सर, यहां ध्यान से समझना। यहां देखते हैं सर सेंटेंस, सीता फल खाती है, तो सीता सर क्या है? कर्ता, और खाती क्या है सर क्रिया है। अब दोनों में क्या लगाते हैं? सीता क्या खाती है, तो दोस्तों जवाब मिला फल खाती है, तो जवाब मिल गया, तो सर ये सकर्मक क्रिया है। तो ये तो जवाब हमारा अकर्मक में नहीं हो सकता। माँ बेटे को खाना खिला रही है, तो यहां माँ क्या है सर? कर्ता है, और खिला रही क्या है दोस्तों? क्रिया है। तो माँ क्या खिला रही है? तो दोस्त खाना खिला रही है दोस्तों, तो जवाब मिला। तो जहां जवाब मिलेगा तो सर वहां सकर्मक क्रिया होगी। यहां देखेंगे चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, तो चाचा जी ने क्या लिखा सर? तो चाचा जी ने पत्र लिखा, तो यहां भी जवाब मिल गया सर। तो जहां तीनों में जवाब मिला सर, तो यहां तीनों में सकर्मक है। तो फिर दोस्तों अकर्मक कौन बचा? तो अकर्मक बचा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। अब आप सोचेंगे सर क्यों होगा, तो अगर हम देखें तो इसमें कोई भी कर्ता नहीं है सर, क्योंकि बूंद बूंद कर्ता नहीं है, क्रिया तो है लेकिन कर्ता नहीं है। और जब तक कर्ता और क्रिया ना मिले तब तक आप सकर्मक अकर्मक की पहचान नहीं कर सकते सर। ठीक है, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। अगले प्रश्न में देखेंगे, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो अगर हम यहां देखेंगे माँ ने क्या खरीदा सर? कपड़ा खरीदा। तो यहां पर जो कपड़ा शब्द है सर इसमें कौन सा कारक है? तो अगर हम कुछ भी नहीं जानते सर, यहां पर लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कर्ता क्या है सर? माँ है, और क्रिया क्या है सर? खरीदा है। अब यहां प्रश्न पूछिए सर, प्रश्न पूछेंगे माँ ने क्या खरीदा सर? कपड़ा खरीदा। तो जब माँ ने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, तो जवाब मिला। तो यहां सकर्मक है। क्या है सर? सकर्मक क्रिया है। जब सकर्मक क्रिया है तो इसका मतलब इसमें कर्म कारक है। कैसा कारक है? कर्म कारक। या फिर कर्म कारक की पहचान होती है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है सर, उसे कहते हैं कर्म कारक। तो यहां खरीदने का फल किस पे पड़ा सर? कपड़े पर पड़ा, तो कपड़ा दोस्तों यहां पर होगा कर्म कारक। अगर हमें कुछ भी नहीं आता सर तो क्या शॉर्ट ट्रिक है? तो शॉर्ट ट्रिक ये है, आप जानते हैं कि अधिकरण कारक की क्या पहचान है? तो अधिकरण कारक में दोस्तों में और पर आता है सर।
ठीक है, अब मेयर पर तो इसमें है नहीं, तो अधिकरण कारक नहीं हो सकता। कर्ण कारक की चर्चा करते हैं तो इसमें आता है से का प्रयोग भी किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। अब यहां से तो आया लेकिन द्वारा के अर्थ में नहीं आया सर। यहाँ द्वारा का क्या मतलब है सर, जैसे मैं साइकिल से बाजार गया तो किसके द्वारा बाजार गया सर, साइकिल के द्वारा बाजार गया। मैंने चाकू से सेब काटा तो किसका सहारा लेकर सेब काटा सर, चाकू से काटा। तो सर वहां प्रयोग किया मैंने से का द्वारा के अर्थ में, तो सर वहां कर्ण कारक होगा, लेकिन यहां नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा सर संबोधन कारक, और संबोधन कारक की पहचान होती है सर कि उसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है ही नहीं, तो दोस्तों ना ये हो सकता, तो फिर उत्तर क्या बचा आपका, कर्म कारक बचा। इसके बाद में यहां से अगला प्रश्न सर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य उदाहरण है, यानी भाववाच्य उदाहरण बताना आपको भाववाच्य का। तो सर भाववाच्य का ध्यान से समझना बहुत आसान है सर। यहां पर सबसे पहले समझेंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 होता है दोस्तों आपका जिसको कहते हैं कृतवाच्य, क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। एक होता है दोस्तों आपका कर्मवाच्य, क्या होता है, कर्मवाच्य। और एक होता है दोस्तों आपका भाववाच्य। तो पहले आप ये समझेंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है वहां पर होता है कृतवाच्य, और जहां क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहां पर आता है कर्मवाच्य, और जहां क्रिया भाव के अनुसार होती है वहां पर आता है भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है तो सब, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ कर्म के अनुसार आई तो इसमें भाववाच्य नहीं हो सकता, इसमें है कर्मवाच्य। आम खाया जाता है तो सर ये भी कर्मवाच्य है, क्या है सर, कर्मवाच्य। धूप में चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे घूमा नहीं जाता, उससे देखा नहीं जाता, उससे सुना नहीं जाता। तो जैसे ही ये वाले नहीं जाता शब्द कभी भी आपको देखने को मिल जाए ना सर, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं सर, ध्यान से सुन लीजिएगा कि उससे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप हमेशा उत्तर होगा भाववाच्य, क्या होगा, भाववाच्य। और नोट कर लीजिएगा कि सर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भैया। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, तो आहा बताना है आहा क्या शब्द है सर। ऑप्शन में रखा सर संज्ञा, तो आहा किसी का नाम नहीं है सर, तो इसलिए यह संज्ञा नहीं हो सकता। सर्वनाम भी नहीं हो सकता सर, सर्वनाम कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब किसी को तो आप कह नहीं सकते आहा इधर आओ, क्या बोला कभी किसी को आहा इधर आओ, नहीं होता ना सर, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। विशेषण, अब आपने किसी की आहा से विशेषता भी नहीं कर सकते, आहा नहीं कर सकते ना सर, तो इसलिए विशेषण भी नहीं हो सकता। तो सर क्या बचा, अव्यय बचा, क्या बचा, अव्यय। तो आहा दोस्तों एक अव्यय है। अब आप सोचेंगे सर अव्यय क्या होता है, तो सर अव्यय किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं कर सकते उसे सर अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय। अब आप आहा का अही नहीं कर सकते, आहे नहीं कर सकते, तो ना तो वचन बदल सकते हैं ना लिंग बदल सकते हैं, इसलिए दोस्तों आहा क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। अब यहां पर एक बात और छाप लीजिएगा सर, क्या छाप लीजिएगा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और दोस्तों एक आता है विस्मय बोधक। तो इनको याद रख लेना सर, ये 4 प्रकार का अव्यय होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते सर। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है, तो यहां गीध का मतलब होता है एक पक्षी होता है दोस्तों, गिद्ध। एक पक्षी होता है सर गिद्ध, और गिद्ध का पूछा है सर तत्सम, यानी संस्कृत में क्या कहते हैं गीध को, तो याद रखना दोस्तों ग्रद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रद्ध। तो ग्रद्ध माने होती है गीध। जबकि देखें दोस्तों गर्दभ किसे कहते हैं, तो गधे को गर्दभ कहा जाता है, मयूर को दोस्तों, मोर को मयूर कहा जाता है, और ग्रीवा दोस्तों गर्दन को कहते हैं। इसको कहते हैं गर्दन। तो संस्कृत में गर्दन को ग्रीवा, मोर को मयूर और गधे को गर्दभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गर्दभ। जबकि गीध को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रद्ध कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास में, आपको बताना है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत का हिंदी में उच्चारण, यानी संस्कृत का हिंदी में क्या मतलब है, इसी को तद्भव कहते हैं आप। तो अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर है अग्नि। तो सर अग्नि को आग कहते हैं, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है, ये तो दोस्तों आपके संस्कृत का शब्द है। बात करते हैं पुष्प, तो पुष्प को हिंदी में कहते हैं फूल, तो ये भी सर आपके संस्कृत का शब्द है। बात आई सर कपाट, तो कपाट माने होता है सर किवाड़। क्या होता है, किवाड़। तो कपाट भी संस्कृत का शब्द है। लेकिन बात करते हैं चौदह, तो चौदह सर हिंदी का शब्द है, और उसने यही पूछा सर तद्भव बताइए, तद्भव। तो दोस्तों याद रखेंगे, तो इस वाले जो सवाल का जवाब होगा वो 14 होगा, क्योंकि 14 सर तद्भव है। इसका संस्कृत में मान होता है दोस्तों चतुर्दश। क्या होता है, चतुर्दश। तो 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चतुर्दश कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए।
पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अंशुक, तरुण या द्विज या है। तो दोस्तों है तो हो नहीं सकता, क्योंकि है किसका होता है, घोड़े का होता है। किसका होता है, घोड़े का। तो सर याद रखना द्विज होगा। क्या होगा, द्विज। तो द्विज होता है सर पक्षी का पर्यायवाची। और यहां पर पक्षी के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, तो याद रखना द्विज भी होता है, शाकुंत भी होता है, शाकुंत ये भी पर्यायवाची होता है पक्षी का। खग माने भी दोस्तों आपका पक्षी होता है। विहंग माने भी दोस्तों आपका पक्षी होता है। याद रखना चिड़िया माने भी दोस्तों क्या होता है, तो चिड़िया माने भी आपका पक्षी होता है। तो चिड़िया की बात कर लें, विहंग की बात कर लें, खग की बात कर लें, शकुंत की बात कर लें, तो दोस्तों ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब के सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो इन्हें और याद कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है अपसरण का विलोम बताइए। सर अपसरण का विलोम क्या होगा, तो याद रखना अपसरण मतलब होता है दोस्तों अलग अलग होना, ठीक है, दूर होना। और अभिषण मतलब होता है दोस्तों आपस में मिलना, यानी कि घर्षण होना। तो जहां आपस में मिलते हैं घर्षण होता है वो होता है सर अभिषण। तो इसका विलोम होगा दोस्तों आपका अभिषण होगा। बाकी सब ये सर इनका कोई मतलब नहीं है सर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यानी एक ऐसा विलोम बताइए जो बेकार है, जो सही नहीं है। तो सर ये सारे के सारे विलोम दे रखे हैं। अगर हम देखें तो घात का विलोम प्रतिघात बिल्कुल सही है सर। यहां शाश्वत का सदैव, तो सर शाश्वत का सदैव गलत है, क्योंकि शाश्वत का जो विलोम होता है वो दोस्तों आपका क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक। शाश्वत होता है दोस्तों सदा रहने वाला, और क्षणिक का मतलब होता है सर बहुत कम समय के लिए रहने वाला। तो सदैव नहीं होगा सर, ध्यान रखना, ठीक है। और खग का क्या होता है दोस्तों, मिरग होता है, ये भी सही है। और प्रसारण का संकुच होता है, ये भी सही है। प्रसारण माने होता है दोस्तों फैलाना, और संकुच माने होता है दोस्तों, संकुचन माने होता है दोस्तों सकोड़ना। क्या करना, सकोड़ना। तो इसलिए याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये दोनों के दोनों मैच नहीं करते, ये असंगत है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों मद का मतलब दो चीज होती है। मद का मतलब शराब, मद का मतलब नशा, या मद का मतलब दोस्तों घमंड यानी गर्व। तो मद में दोस्तों आपका मद भी आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। गर्व भी सही होगा, नशा भी सही होगा सर। लेकिन दोस्तों शिथिल नहीं होता, यानी मद का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वो शिथिल नहीं होगा, क्योंकि शिथिल का अर्थ होता है दोस्तों आपका ढीला। क्या होता है सर, ढीला होता है। तो शिथिल का अर्थ होता है दोस्तों क्या, ढीला। तो ये बात आप याद करिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर शिथिल होगा सर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए सर। तो ये एक शब्द बताना सर, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहेंगे आप। तो दोस्तों याद रखना राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसे दोस्तों अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अध्यादेश। और यहां पर एक बात और नोट कर लेना, अधिनियम किसे कहते हैं, यानी कानून किसे कहते हैं। तो याद रखना संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या कहलाता है दोस्तों, अधिनियम कहलाता है। अर्थात शासन द्वारा स्थापित कानून को क्या कहते हैं दोस्तों, अधिनियम। और राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है दोस्तों, अध्यादेश कहलाता है। तो इन दोनों में फर्क है सर। इसके लिए कानून बनाया जाता है सर, और इसके लिए सरकार सर आदेश करती है, तो ये होता है अध्यादेश। और इसके लिए सर संसद में बैठकर कानून बनाया जाता है। तो दोनों में सर बहुत फर्क है। अब यहां पर आता है अधिसूचना किसे कहते हैं। तो राजपत्र में किसी चीज की सूचना दे देना यह कहलाता है दोस्तों अधिसूचना। क्या कहलाता है, अधिसूचना। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है सर, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है। यहां पर है का बरखा जब कृषि सुखाने, तो बरखा कहते हैं दोस्तों बारिश को। किसको कहते हैं, बारिश को। तो यहां पर है का बरखा जब कृषि सुखाने तब, यानी पानी जब बरसा जब कृषि सूख गई। इसका अर्थ है पानी जब बरसा तो दोस्तों क्या सूख गई, कृषि सूख गई। अर्थात समय पर काम न होना, जब जरूरत थी तब ये बारिश नहीं हुई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कम समय पर कह सकते हैं, सॉरी, काम समय पर न होना। जब समय पर काम नहीं होता तो उस सिचुएशन को कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। तो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसका क्या अर्थ है। तो आपने देखा होगा सर, फिल्मों में भी देखा होगा, नाटकों में देखा होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो साड़ी जो होती है वो सर खिंचती चली जाती है, रुकती नहीं है, उसका एंड ही नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया सर कभी भी समाप्त न होने वाला, कभी भी एंड न होने वाला। तो इस सिचुएशन को कहते हैं दोस्तों द्रौपदी का चीरहरण। ये याद रखना सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताइए। तो दोनों में समझना सर। यहां पर देखते हैं तो मनु माने होता है सर आपका इंसान यानी मानव, और जाद माने होता है सर जाति।
तो इंसान की जाति यानी कि ये कहलाएगा मानव। क्या कहलाएगा? मानव। और मनु जात मतलब होता है, मनु माने इंसान और जात माने खाने वाला, तो इंसान को खाने वाला उसे कहते हैं राक्षस। तो इस तरीके से इसका अर्थ हुआ सर राक्षस। तो इन दोनों का मतलब समझ लेना कि मनु जात और मनु जात, इन दोनों का मतलब है मानव और राक्षस। क्या मतलब है सर? मानव और राक्षस। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग बताइए। क्या बताइए सर? परिक्रमा में उपसर्ग। तो दोस्तों परिक्रमा में जो उपसर्ग आएगा वो आएगा परि। क्या आएगा दोस्तों? परि आएगा। जैसे आप यहां देखेंगे परिपूर्ण, तो परिपूर्ण में भी दोस्तों आपका क्या होगा? परि होगा। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों ये होगा परिजन, तो परिजन में भी क्या होगा दोस्तों? आपका परि उपसर्ग होगा। तो यहां परि क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इत्यादि। तो अगर हम देखेंगे य से पहले आधा अक्षर है, तो याद रख लेना जहां य से पहले आधा अक्षर हो, याद रखना सर आधा अक्षर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। य से पहले आधा अक्षर हो, वैसे पहले आधा अक्षर हो, तो वहां पर यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण। तो जहां य और वैसे पहले आधा अक्षर होगा वहां यण संधि होगी सर। जैसे इसकी संधि विच्छेद देखेंगे तो इसकी संधि विच्छेद होगा दोस्तों इति जमा दोस्तों क्या? आदि। इति जमा आदि, इत्यादि। तो मैंने आपको यहां पर बताया जहां यह और वैसे पहले आधा अक्षर होगा वहां यण संधि होगी। जैसे आप देखेंगे सर स्वागत, तो स्वागत में अगर आप देखें तो सर वैसे पहले आधा अक्षर है। यहां पर देखेंगे दोस्तों आप प्रत्येक, तो यहां यह से पहले आधा अक्षर है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों आपका अत्याचार, तो अत्याचार में दोस्तों यह से पहले आधा अक्षर है। जहां यह और वैसे पहले आधा अक्षर होगा वहां यण संधि होगी सर। कौन संधि? यण संधि। इसके बाद में दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में क्या कहा गया सर? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले गुरुदेव शब्द को तोड़ते गुरुदेव का अर्थ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर गुरुदेव का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु रूपी देव। ये आपको याद रखना है। ये जो गुरु हैं वो देव रूप में है, यानी देवता के रूप में गुरु हैं। तो गुरु रूपी देव, इसका मतलब गुरु की विशेषता हो रही है देवता से। तो यहां जहां विशेषता होती है वहां होता है दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार सही नहीं है? तो आपको यहां पर दो बातें सीख लेनी है सर अच्छी तरह से। तो जो वाक्य होते हैं दोस्तों, तो वाक्यों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर और एक होते हैं आपके रचना के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार के कौन से? तो नंबर 1 दोस्तों आपका सरल वाक्य, एक आपका मिश्र वाक्य और एक आपका संयुक्त वाक्य। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके ये होते हैं रचना के आधार पर। लेकिन बात करते हैं अर्थ के आधार पर, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मय बोधक, निषेधात्मक, ठीक है, संकेत सूचक वाक्य, ये सब के सब किसके भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर याद रखेंगे 8, एफ और अर्थ, एफ और 8 याद रखेंगे दोस्त, ये इंपोर्टेंट याद रख लेना। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगला हमारा इंपोर्टेंट क्या है सर? अगला हमारे पास है सजना है मुझे सजना के लिए इनमें से कौन सा अलंकार है? तो सर ये बहुत इंपोर्टेंट है सर। अगर हम यहां पर नोट करें तो सर इसमें यमक अलंकार होगा सर। अब ये यमक अलंकार क्यों होगा? तो यमक अलंकार से याद करिएगा कि जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ क्या हो अलग अलग, वहां होता है दोस्तों यमक अलंकार। तो यहां पर सजना शब्द सर 2 बार आया, एक सजना यहां पर, एक सजना यहां पर। तो इस वाले सजना का मतलब है दोस्तों तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। और किसके लिए तैयार हो रहे हैं सर आप? अपने सजना के लिए, प्रेमी के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो रहे ना सर। तो यहां समझ रहे ना आप, सजना है मुझे किसके लिए? सजना के लिए। तो एक सजना है दोस्तों तैयार होना, एक सजना है आपका प्रेमी या दोस्तों बुरा मत मानिएगा या पति। ठीक है, तो जिसके लिए तैयार हो रहे वो दूसरा अर्थ हो गया। जैसे यहां पर हम देखेंगे और एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एग्जाम्पल में कहा कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो मैंने यहां 2 बार बोला कि 3 बेर खाती थी वो क्या बेर खाती है? 3 बेर खाती है, ये बोला सर मैंने। तो 3 बेर का मतलब है सर 3 फल, जो बेर वाले फल होते हैं। तो 3 फल और 3 बेर यानी 3-3 बार खाती थी। तो एक 3 बेर का मतलब है गिनती और एक 3 बेर का मतलब सर आपके बेर फल, खाने वाले फल। तो इस तरीके से यहां पर याद रखेंगे जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर होता है दोस्तों आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? यमक अलंकार होता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों याद करना शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है दोस्तों? निर्वेद है। और सर शोक किसका है? तो दोस्तों याद रखेंगे करुण रस का।
और दोस्तों जुगुप्सा किसका है? तो याद रखना ये विवश रस का है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों उत्साह किसका है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और एक बात और याद कर लीजिएगा, आपसे ये पूछा जाता है बहुत बार कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 है। और रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों रसों की संख्या भी कितनी है? तो 9 है। इसलिए रसों को नवरस कहा जाता है। और रस के जनक कौन है? तो याद कर लीजिएगा सर, रसों के जो जनक है वो भरत मुनि है। और किस पुस्तक में रसों का सबसे पहले उल्लेख किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो है आपका नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सबसे पहले रसों का उल्लेख किया है। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।